Good morning, class. Today we are going to discuss a new chapter that is controlling. In the previous chapter, directing, already we have seen and understand the concept of various concept of directing like supervision, leadership, supervision, leadership, and elements of directing communication, motivation. These all are we have seen under the directing. Okay, under this chapter there are various things which you no need to study. मीन्स जैसे कंट्रोलिंग के चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है. ओके, आपका जो बेसिक सिलेबस है और जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ टॉपिक्स काटे गए हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग बस अकेला चैप्टर है जिसमें कुछ चीज़ें काटी गई हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हटाई गई हैं, लेकिन मैंने उसको पूरा पढ़ा दिया फॉर नॉलेज कंसर्न. आप उसको देख लीजिएगा उसको, क्योंकि वो फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस फिर मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना. अच्छा, कंट्रोलिंग की बात करें तो हम कंट्रोलिंग में बहुत एक सिंपल सा बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप देखेंगे. कंट्रोलिंग आपको नाम से क्लियर होता है क्या, कंट्रोल अपॉन ईच एंड एवरीथिंग, मतलब क्या है, नियंत्रण. आपकी चीज़ें अगर कोई भी चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो देखती हैं उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहता है. तो ऐसे ही एक कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो अगर हम एक इन द कॉमन बैलेंस इफ़ यू विल टॉक अबाउट द कंट्रोल देन व्हाट वी विल थिंक, हम क्या सोचेंगे या कोई भी कॉमन मैन क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि चीज़ें कंट्रोल में रह के कैसे हम बेस्ट रिज़ल्ट पाएँ. जैसे गाड़ी, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है ना. अगर वो कार कंट्रोल में रहती है तो कितना स्मूथली आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा देती है. लेकिन जब वही कार वही बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर वो आपके लिए क्या करती है. तो ठीक जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपके लिए आपके गाड़ी की, आपकी व्हीकल की, तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है. जब चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो आपका जो प्री डिटरमाइंड गोल है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, आप उस चीज़ को क्या अचीव कर पाते हो. लेकिन जब आपकी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा कोलैप्स कर जाता है और फिर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से क्या होता है, एक तरीके से वाइंडिंग अप होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसी चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर में, कंट्रोलिंग है क्या बेसिकली. तो इस चीज़ को हम जानेंगे समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना. कंट्रोलिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजर एश्योर, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा इन सारे कीवर्ड्स को. मैनेजर एश्योर दैट द एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट आर इन कन्फर्मिटी विद द प्लान एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट, ठीक है ना, विद द प्लान एक्टिविटीज़ एंड रिजल्ट. It involves verifying whether activities undertaking conform to the plan's adopted instructions issued and result expected. ये सब सारी चीज़ें दिख रहे हैं ना आप लोग, तो ये सब कीवर्ड्स है, इसको ध्यान रखिएगा. It involves verifying whether activities undertaking conform to the plan adopted instruction issued and result expected. कंट्रोल के साथ ये सब सारी चीज़ें, हमने प्लान ले रखा है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करना है, इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए गए हैं. अच्छा, जो इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं विद इन द कंट्रोल एंड हम रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी के मुताबिक रिज़ल्ट होगा, लेकिन जहाँ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं रिज़ल्ट आपका चेंज हो जाता है. आप लोग ये देखे होंगे, आप लोग ये चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है ना. तो ये चीज़ है बेसिकली. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज़ टू चेक द इंश्योर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्लान एंड प्रोग्राम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कंट्रोल का बेसिकली काम क्या है, वट एवर वी हैव डिसाइडेड, वट एवर वी हैव प्लान, द वर्किंग इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू द प्लान और नॉट. द वर्क मतलब जो भी काम चल रहा है वो प्लान के हिसाब से है या प्लान के आउट ऑफ कंट्रोल है.
तो जब चीज़ें प्लान के आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं तो मैनेजर क्या होता है, थोड़ा मतलब जो उसका लक्ष्य क्या होता है, जो उसका एम होता है, वो फिर रास्ता भटकने लगता है। तो यही सब सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। कंट्रोल सर्व द फॉलोइंग पर्पजेज, कुछ पर्पज़ हैं इसके। इट एनेबल्स मैनेजर टू डिटेक्ट एरर एंड डिफेक्ट्स इन द कोर्स ऑफ वर्क एंड टू टेक करेक्टिव एक्शन विच एवर नेसेसरी। पहली चीज़, कंट्रोल में क्या करता है, चीज़ें इवेलुएट करता है चीज़ों को और उसके रिगार्डिंग वो करेक्टिव मेजर्स लेता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग, ओके। फिर कुछ डेफिनेशंस हैं, आप देख लेंगे इसमें कौन की डेफिनेशंस, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर डायरेक्शन टू वर्क इन कन्फॉर्मिटी विद द प्लान ऑफ एक्शन और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। ये कंफर्म करता है कि हाँ, आप इस प्लान पे आप आगे बढ़िए और ये एक स्टैंडर्ड प्लान है, ठीक है ना। तो ये पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग, अब डेफिनेशन में आप इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, डाल सकते हैं, ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट फंक्शन है, पैरावेशी फंक्शन है। डेफिनेटली कंट्रोल इज अ मैनेजमेंट फंक्शन, क्यों, बिकॉज अ मैनेजर ट्राई टू कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, मीन्स अपने नियंत्रण में करना चाहता है सब सारी चीज़ें, उसके मुताबिक वो काम कर अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करता है। पैरावेसी फंक्शन आप देखेंगे, हेड ऑफ द फैमिली घर में भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि नहीं करता है, डेफिनेटली करता है, ठीक है ना। तो पैरावेसी फंक्शन है, ईच एंड एवरीवेयर वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, डेफिनेटली टाइम टू टाइम हमें चीज़ों को क्या करनी पड़ती है, मतलब कंट्रोल रिव्यू करनी पड़ती है कि हाँ, ये चीज़ें मेरी कंट्रोल में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, और वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है, मीन्स ऑल टाइम कीप ऑन चेंजिंग। ऐसा नहीं कि हमें एक ही चीज़ कंट्रोल करना है, कोई भी सर्टेन कंडीशन चेंज हो जाते हैं तो उसके रिव्यू, जब हम रिव्यू करते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको प्लान बनाना पड़ता है। फिर फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखता है, ठीक है ना, हम पीछे की तरफ नहीं देखता है कंट्रोल, हम आगे की चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, बैक में नहीं जाते हैं, ठीक है ना। एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन ही है इसमें, ठीक है ना, तो आपको एक्शन लेना ही पड़ता है, विदाउट एक्शन इट इज़ नथिंग, ओके। फिर मेजरमेंट, चीज़ों को मेज़रमेंट करते हैं हम इसमें, मतलब चीज़ों को क्या करते हैं, इन्वॉल्व मेज़रमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कि हमने क्या अचीव किया, क्या पाया। फिर गोल ओरिएंटेड, डेफिनेटली जो हमने गोल सेट रखा है उसी के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं और उसी को करने की कोशिश करते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, वाई द कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, ऑन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डेफिनेटली कॉमन पॉइंट्स है सारे, सब आपको पता है लगभग, ऐसी कोई ऐसी इसमें नई चीज़ नहीं है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, डेफिनेटली वट एवर वी प्लान, क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेट आर ऑब्जेक्टिव एंड देन वी ट्राई टू अचीव देम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ईच एंड एवरी वन क्या करता है, जो मैनेजर्स होता है वो कंट्रोल में जब चीज़ें रहती हैं तो सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम लेवल पे हो जाता है, तो फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जिसका फ़ायदा मिलता है। फिर थर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मीन्स फॉर द इन्हेंसिंग कंट्रोलिंग, क्या होता है, मीन्स जो अथॉरिटी है उसको क्या होता है, डिसेंट्रलाइज करता है टॉप लेवल, और जिससे क्या होता है, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, क्योंकि हर लेवल पे एक कंट्रोलिंग सिस्टम लगा रहेगा, वो जो चीज़ों को नियंत्रित करके चलाएगा। तो क्या है, जब जितना डिसेंट्रलाइजेशन होगा ऑफ अथॉरिटी का, उतना लेवल ऑफ क्या होता है, इफेक्टिवनेस बढ़ती जाती है। मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस, अच्छा देखते हैं आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है सारे मैनेजमेंट्स के लिए, इस चीज़ को मेंटेन करना, इस चीज़ को कोऑपरेशन बनाए रखना, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना सारे डिपार्टमेंट्स में। तो मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन देखते हैं, सारी जब डिपार्टमेंट अंडर कंट्रोल रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन विल बी मेंटेन, इफ़ द डिपार्टमेंट विल नॉट अंडर द कंट्रोल देन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। फिर बेटर एम्प्लॉय मॉरल, क्या होता है, जब चीज़ें अंडर कंट्रोल होती हैं तो क्या होता है, एम्प्लॉय का मॉरल बूस्टअप होता है, मीन्स हाँ कि वो कह सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग इज़ अंडर माइंड कंट्रोल, तो एक प्राउड और नेट मॉरल भी सपोर्ट मिलता है। सिंप्लीफाइड सुपरविजन, जो सुपरविज़न अब वेरी सिंपल हो जाता है, वो बहुत नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग में डिफ़िकल्टी इन सेटिंग स्टैंडर्ड, हम किस लेवल का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, ये ध्यान रखिएगा। कॉस्टली एंड टाइमिंग कंज्यूमिंग, यह डेफिनेटली हमें टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को इवेलुएट करनी पड़ती है, फिर उसके रिगार्डिंग करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, तो क्या है, कंट्रोलिंग एंड कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। थर्ड वन इज resistance from employees, employee often resist control as they consider
इट रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ क्लोज सर्किट CCTVs एज दे विल केप्ट अंडर ए स्ट्रिक्ट वॉच, ठीक है ना। तो एक मतलब एक तरीके से प्रतिरोध होता है एम्प्लॉयज़ का कि हाँ हर चीज़ें हम, जैसे नहीं होता है कि एम्प्लॉय सोचते हैं कि वी वांट फ्रीडम, सो बट द जैसे CCTV लगा दिया जाता है तो वो क्या होता है, वो फिर वो समझते हैं कि क्या उनकी फ्रीडम चली गई। नेक्स्ट, एक्सटर्नल फोर्सेस। हाँ, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट जनरली कंट्रोल कॉम्पिटिशन इन मार्केट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमें क्या करती हैं, कंपेल करती हैं कि वी शुड मेंटेन अंडर द कंट्रोल लेवल, ओके ना। अच्छा, ये आपको नहीं पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल इस बार के सिलेबस में हटा दिया गया है इसको, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इस पॉइंट को हटा दिया गया है अंडर कंट्रोल में, ओके। कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं था, इसको हटाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ठीक है, खैर आपके सिलेबस से बाहर कर दिया गया, ओके। अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रोल का, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है स्टेप्स जो आपको याद होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो स्टेप्स हैं वो सीरियल ऑर्डर में ही होना चाहिए, पहला है तो पहला यही होगा। यू विल नॉट चेंज द सीरियल ऑर्डर्स इवन द आंसर इन द आंसर, ओके। इफ यू विल चेंज द स्टेप्स देन यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम कहने के बाद भी क्या करते हैं, सीरियल ऑर्डर इनका चेंज कर देते हैं, फिर किसी भी स्टेप्स का, चाहे प्लानिंग का हुआ, चाहे कंट्रोलिंग का हुआ, चाहे मोटिवेशन में स्टेप्स हैं, चाहे क्या कहते हैं डायरेक्टिंग में स्टेप्स हैं, चाहे इसमें कंट्रोलिंग में स्टेप्स हैं, किसी भी चीज़ के स्टेप्स को हम क्या करेंगे, सीरियल ऑर्डर में ही लिखेंगे, ओके। पहला स्टेप्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप होता है, हम किस लेवल का स्टैंडर्ड सेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना कंट्रोल रखते हैं। अब जैसे कि अगर मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा तो उस लेवल का मुझे कंट्रोल देना पड़ेगा, उन चीज़ों उस लेवल का कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो मैं अपना स्टैंडर्ड सेट कर पाऊंगा कि हाँ ये इट्स माय स्टैंडर्ड, तो वो मेरा कंट्रोल हो जाए, एक तरीके से वो मेरी लिमिटेशन हो जाएगी, ओके ना। अच्छा, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए। The first step of the control process is to establish the standard which the actual result are evaluated, ठीक है ना। A standard is the criterion against the actual performance can be compared, ठीक है ना। जो हम अपना स्टैंडर्ड रखे हैं और वट एवर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस मेरे एक्चुअल स्टैंडर्ड के, जो मेरे स्टैंडर्ड सेट किया है उसके मुताबिक नहीं है, तो क्या है, हम अपने अचीवमेंट को नहीं पा रहे हैं, अपने गोल को नहीं पा रहे। अ स्टैंडर्ड इज़ द, अच्छा, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर यूज फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ओके। Physical standards are those expressed in physical terms, number of unit man hours. Monetary standards are expressed in monetary terms, sales, revenues, expenses, etc. In addition to these tangible standards, these are intangible standards like reputation of the firm, customer services, like this, ठीक है ना। A standard reflects the desired performance. Manager fix standards in the light of the organizational goals. As the standards serve as the basis of control, they should be set very carefully. The standard of the control should satisfy the following requirements. अच्छा, वो स्टैंडर्ड कैसे डिटरमाइन किया जाना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि अब जैसे आप कह देंगे क्या, हम चांद के तारे, आसमान के तारे तोड़ लाएंगे, तो क्या हुआ, ये भी एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, हम आसमान के तारे तोड़ देते हैं, लेकिन आप वो जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है ना। तो हाइपरबोल भी होता है, बहुत लोग ऐसे सेट कर देते हैं स्टैंडर्ड कि मेरा स्टैंडर्ड ये है, तो ठीक है भैया, है ठीक है, लेकिन क्या इन व्हाट आर द एक्चुअल इन, ठीक है ना। तो क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके स्टैंडर्ड में, पहला चीज़, स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर ना। ऐसा नहीं, आप लोग देखे होंगे कोई जो पेंटिंग जो नहीं समझ में आती है वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों में बिकती है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन क्या है, बहुत सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी कस्टमर्स को, किसी भी जो एम्प्लॉई है उसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड शुड बी कैपेबल ऑफ अचीवमेंट विद द रीजनेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम,
ठीक है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो मेरी पहुंच के योग्य हम उसको पा सकें। स्टैंडर्ड थर्ड, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। ओके, स्टैंडर्ड शुड बी कंसिस्टेंट विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के साथ। ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड कुछ और है और गोल कुछ और है। फिर स्टैंडर्ड शुड बी सेट साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज, दीज शुड बी ऑब्जेक्टिव। ओके, फिर मतलब साइंटिफिकली बेस्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड एज फॉर एज पॉसिबल बी सेट इन द कंसल्टेशन विद द पीपल हु आर टू अचीव देम, उनसे कंसल्ट करके चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए। फिर स्टैंडर्ड शुड बी फिक्स्ड एंड स्टेटेड इन द मेजरेबल टर्म्स सच एज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स, कॉस्ट, प्राइस, प्रॉफिट, सब सारी चीज़ों को मिला के हमको क्या देखना है, स्टैंडर्ड सेट। ए कंपनी में डिसाइड टू अचीव A company may decide to achieve a sales target of rupees 50 lakh per month. Such a standard facility controlled by specific quantitative targets. ठीक है ना। तो ऐसे हम चीज़ों को जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो क्या हम उनकी चीज़ों को उसके करीब पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, यही मेरा क्या है, कंट्रोल का वो है, मतलब मेन मोटो है। ओके, सेकेंड थिंग, सेकेंड स्टेप्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अच्छा, एक बार जब स्टैंडर्ड सेट हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे क्या है कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं क्या, कि हम उसके करीब हैं कि नहीं है जो मैंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। बहुत आपको ईजियर लैंग्वेज में इन सब सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ये पढ़ेंगे तो आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन इसका जो मूल कॉन्सेप्ट क्या है आप उसको जानिए और फिर उसको अपने वर्ड्स में यू कैन डिस्क्राइब। ओके ना, बट द कीवर्ड्स आर द सेम, ठीक है ना। कीवर्ड्स में भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन क्या है, ट्राई टू मतलब वही चीज़ निकलनी चाहिए जो आप इस पैसेज में दे रखा है। ओके, तो देखिए पहला चीज़ क्या है, आपने देखा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वंस द स्टैंडर्ड ऑफ डिजायर्ड परफॉर्मेंस आर फिक्स, द नेक्स्ट स्टेप टू इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। Performance should be comparison. For example, if the standard for a factory has been let down as 500 tons per month, the monthly output of the factory should be measured in the tons. Okay. However, it may be difficult to measure the performance of service departments in quantitative terms. For example, measuring the performance of personnel department is not easy. The measurement of performance is relatively more effective at higher levels of management. ठीक है ना। दिस इज बिकॉज द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज एट हायर लेवल कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। परफॉर्मेंस में बी मेजर्ड थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन और थ्रू ओरल or written reports. Accurate and timely measurement of result requires an effective system of reporting. As far as possible, the measurement should be on a future basis so the deviation can be predicted. It means knowing not only what has happened but also what is likely to happen. Therefore, management should be done while the activity is still in operation. Generally, performance is measured and reported at a regular interval, a week, month or quarter. Continuous measurement is preferable, but it may involve much time and expense beside disturbing on the day-to-day operation. ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कैसे हम चीज़ों को एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेज़र करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक सेम टर्म में मेज़रमेंट होना चाहिए जो हमने स्टैंडर्ड को फॉलो किया है, जिस स्टैंडर्ड में हमको इस्टेब्लिश किया है जिन चीज़ों को, उसी टर्म में हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी हमको मेज़र करना चाहिए, ठीक है ना। जो ये क्या होता है, एक जो कंपैरिजन को क्या करता है, वो आपकी कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि हमने परफॉर्मेंस को जब स्टैंडर्ड ये सेट कर रखा है और मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, तो आप क्या पाते हो, डिफरेंस पाते हो। तो डिफरेंस पाते हो तो फिर आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। आप कंपेयर करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड और प्लान टारगेट। सच कंपेरिजन रिवील एज व्हाट टू एक्सटेंड द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। फिर क्या करते हो, आप उसको कंपेयर करते हो चीज़ों में कमी या क्या कमी है, क्या डिफेक्ट्स है, क्या अच्छाई हैं, इन सब सारी चीज़ों को क्या है, अज्यूम अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। व्हेन परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड इट बिकम नेसेसरी टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। ओके, फिर आप क्या करते हो, फिर आप करते हो एनालाइजिंग डेविएशन, मीन्स चीज़ों को एनालाइज करके उसमें क्या कमियां हैं।
Some deviation in performance can be accepted is most activity it is neither feasible nor economical to control all deviations. Therefore, it is necessary to determine the acceptable range of deviations. अच्छा, हम पूरा का पूरा तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पे कंपनी के कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और फिर वो अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इसलिए क्या हम चीज़ों को एनालाइज तरीके से क्या करेंगे, एनालाइज करके मतलब उसमें कमियों को निकालेंगे। तो इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी होता है कि कहाँ कहाँ कौन कैसा क्या है, उस पर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, जहाँ पे आपको मेन जहाँ से रिजल्ट सोर्सेज मिलने हैं वहाँ पे आप क्या करते हो, फोकस करते हो, which are critical to the success of the organization. When anything goes wrong in these areas, the entire organization suffers. Okay, for example, a 5% increase in labor cost is much more harmful than a 2% increase in postal charge. ठीक है ना? तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस। अच्छा, आप क्या करते हो, एक्सेप्शंस, आप सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप कुछ की पॉइंट उठाते हो, कुछ ऐसे एट रैंडमली, ठीक है ना? तो उन सब सारी चीज़ों को जो आपके मैनेजर्स के पास आती हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के पास जो मैटर लेके आया जाता है, उनको आप क्या करते हो, उनको चेक करना स्टार्ट करते हो। तो ये उसको कहते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। देयर इज़ अ कॉमन सेइंग, इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग, ठीक है ना? देयरफॉर इट्स बेटर टू कंसंट्रेट ऑन एक्सेप्शनल डेविएशन दैट ट्राइंग टू कंट्रोल ईच एंड एवरी डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब सारी चीज़ें, सारी अरेंजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो आप उसी को कंट्रोल करें, ये एक बेटर वो है, ठीक है ना? अच्छा, फिर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेजेस। पहला क्या है, एडवांटेजेस क्या है इनके? इट सेव्स टाइम डेफिनेटली एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। ओके, इट फोकस मैनेजरियल अटेंशन ऑन की एरियाज, फोकस करता है की एरियाज की, यहाँ पे की पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इट फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रूटीन प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स। अच्छा, जो रूटीन प्रॉब्लम होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स के लिए छोड़ दिए जाते हैं। इट आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर टाइमली एक्शन टू कीप, ठीक है ना? तो इंटरप्राइज ऑन द ट्रैक, जिससे कहने का मतलब है कि जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उसी को टॉप मैनेजमेंट देखने की कोशिश करता है। ओके, फिर जब ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर हम टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, फिर हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं और इस चीज़ों को क्या करते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स थे, आपको पाँचों स्टेप्स याद होने चाहिए, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुड बी इन सीरियल ऑर्डर होना चाहिए, ध्यान रहे, सीरियल ऑर्डर। सारे लगभग कॉमन पॉइंट्स हैं, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अभी हमने पढ़ा कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस, इससे पहले पढ़ा था क्या, कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस, ठीक है ना? ओके, अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। चीज़ें सेम हैं, क्या है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, की एरियाज़ के उठाते हैं, की एरियाज़ को उठाते हैं और उनको चेक करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ठीक है ना? मतलब सारे, एक मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, इतना कॉस्ट नहीं होता है कि वो क्या करे, हर एक एक चीज़ को क्या करे, स्क्रूटनी करे। इट्स अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम प्रोसीजर। सो अ मैनेजर नॉट हैविंग सफिशिएंट टाइमिंग फॉर द चेकिंग और फॉर द, क्या कहते हैं, एक एक चीज़ के लिए बहुत उसके पास, टॉप मैनेजमेंट के पास सब कुछ डिज़ायरेबल चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि कंट्रोल विल बी, वो चीज़ों को एक्सेप्शनली, जो सीरियस डेविएशन है, मतलब जो की एरियाज डेविएशन है, उनको चेक करना स्टार्ट कर देता है, उनको इवेलुएट करना स्टार्ट कर देता है। आइए जैसे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, देखिए। द एक्टिविटीज़ ऑफ लार्ज बिजनेस इंटरप्राइज आर सो इनुमरेबल दैट इट इज़ नदर फॉसिबल और डिज़ायरेबल फॉर टॉप मैनेजमेंट टू कंट्रोल ऑल ऑफ देम। क्लियर ना? डेफिनेटली जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वही है। कंट्रोल विल बी मोर इकोनॉमिकल एंड effective if the top management concentrate attention on the exceptionally serious deviation from the plans and standards. Okay, this is known as the principle of control by exceptions. Clear ना? क्या है ये पूरा, आप लाइन लिखेंगे, ये सारा कीवर्ड्स है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
ये पूरा लाइन कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस, तो ये पूरा कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस की थ्योरी है। ओके, आगे देखते हैं। अंडर दिस प्रिंसिपल ओनली मैटर्स विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आर रिपोर्टेड टू टॉप मैनेजर्स फॉर नेसेसरी एक्शंस। द रूटीन एंड लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स आर लेफ्ट टू बी डील्ड विद द एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो रूटीन टाइप के वर्क होते हैं या जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, सबऑर्डिनेट के हवाले कर देते हैं, सबऑर्डिनेट उनको डील करेगा। लेकिन जो की एरियाज पॉइंट होंगे उनको कौन डील करेगा, उनको टॉप मैनेजमेंट। Thus, management by exceptions may be defined as the four system of identification and communication that signals a manager when his attention is needed and remains silent when it is not needed. It states that the manager at every level should confine their attention to only critical and exceptional deviations from the planned result relevant at their level. Clear? सब सारी चीज़ें वही हैं। अच्छा, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल बाय एक्सेप्टिंग रिकॉग्नाइज द फैक्ट एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग में एंड अप इन कंट्रोलिंग नथिंग। The top executive will start looking into each and every minor problem. His time and attentions will be scattered. He will not be able to devote sufficient time and attention to any matter. Exceptional matter requiring able to devote sufficient time and attention to any matter. Exceptional matter requiring managerial attention constitute a relatively small portion of the total work. ठीक है ना। These amount a strategic और की कंट्रोल पॉइंट, जब अभी मैंने बताया की एरियाज पॉइंट या की कंट्रोल पॉइंट, उनको क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बाकी सब कंट्रोल हो जाते हैं। Each activities at these critical points are taken care of. The total system could be kept under control because other activities are not as a critical or a strategic activities. जैसे को होता है कि हमको कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, की एरियाज पॉइंट को क्या करते हैं, अपनी पकड़ में रखते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ओके, अच्छा, इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या है बेनिफिट्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के? इट सेव एग्जीक्यूटिव टाइम बाय अप्लाइंग इट ओनली ऑन कंट्रोलिंग क्रिटिकल डेविएशंस एंड रिलीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिटेल्स। ठीक है ना, मतलब क्रिटिकल डेविएशंस एक तरीके से कंट्रोल में रहते हैं, और दूसरा इट इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजरियल टैलेंट विद द सेलेक्टिव एप्लीकेशंस। ठीक है ना, मैनेजर के टैलेंट का वो ग्रूम अप होता है, अच्छा निखर के आता है। ठीक है ना। इट स्पीड्स ऑफ डिसीजंस मेकिंग बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसीजन एट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्पीड को इंक्रीज करता है। इट फैसिलिटेट बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय लीविंग डिटेल्स टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, मतलब फैसिलिटेट करता है चीज़ों को कि हर लेवल पे काम किया जा सके। इट फोर्सेस मैनेजर्स टू रिव्यू पास्ट ऑन द स्टैंडर्ड आर बेस्ड। जो भी पहले के स्टैंडर्ड हैं, जिन चीज़ों पे बेस्ड है, उनको रिव्यू करने का मौका देता है मैनेजर्स को। 6 पॉइंट, इट आइडेंटिफाई द क्राइसिस एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम्स एंड टाइमली एक्शंस टू बी ओवरकम देम। ठीक है ना, सबको टाइमली एक्शन लेने का मौका देता है। इट रिजल्ट इन बेटर अप्रेजल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ओके, फिर इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ टू लर्न देयर थ्रू देयर एक्सपीरियंस। क्या करता है, मौका देता है कि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझें इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होके सीखें। इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइज टू द एक्सटेंट द कम्युनिकेशन चैनल आर नॉट क्लटर्ड बाय द मास ऑफ ट्रेवल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, मतलब एक तरीके से कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन सारे डिपार्टमेंट के बीच का मौका देता है। इट सिंप्लीफाइज सुपीरियर एंड आर नॉट क्लटर्ड बाय द मास। अच्छा, इट सिंप्लीफाइज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड इंट्रोड्यूस मोर क्लैरिटी इनटू द मैनेजरियल जॉब्स बिकॉज ईच मैनेजर नोज द जुरिडिक्शंस इज विद रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। ओके ना, तो एक तरीके से ये क्या करता है, जो रिलेशनशिप है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स को, उसको भी बनाए रखने में काफ़ी हेल्प करता है। अब बात करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल की। थोड़ा सा खुश हो जाइए आप लोग, ये आपके सिलेबस में
नहीं है। ठीक है ना, इसको हमको नहीं पढ़ना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को। ठीक है ना, ये पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल जो टॉपिक है इसको आपके सिलेबस से इस बार के हटा दिया गया है। अच्छा, फिर ये भी नहीं पढ़ना इसी का पार्ट है। फिर ये सब भी इस चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, सब सारी चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, पूरा स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा भी नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग चैप्टर ख़त्म होता है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं, चीज़ें काफ़ी सिमिलरिटी हैं। एक चीज़ देखिएगा, कॉमर्स को लेके कभी भी थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, घबराइएगा नहीं इस चीज़ को लेके, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। बस आपको हेडिंग दे के थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाइए, सारी हेडिंग लिखिए, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, एक बार चीज़ों को देखिए। मैनेजमेंट की फंक्शंस, ये सारे पॉइंट थे, हम इनको पढ़ रहे थे। आप सारे फंक्शंस को रखिए, क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं निकाल लीजिए, डेफिनेटली आप अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है ना, बस ये स्ट्रेटजी अपनाइए और डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, होप। ओके, सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।